हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। सो हम पढ़ रहे हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना कंसोलिडेशन यूनिट थर्ड का कंसोलिडेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक सीखा कंसोलिडेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन देखा और नॉर्मल कंसोलिडेशन, ओवर कंसोलिडेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब इन सब में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा कि आप कोई सॉइल मास है। ठीक, मेरे हाथ को देखिएगा, ये कोई सॉइल मास है, इसमें आप कोई लोड लगा रहे हो। मान लो मैं डेल्टा ऐसे सिग्मा का ऐसे लोड चेंज करते जा रहा हूँ। उसके बाद कंसोलिडेशन में आपको क्या मिल रहा है कि इसका वॉल्यूम कुछ चेंज हो रहा। अब वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, इसमें जब कोई वाइड्स है, जो वाइड्स है वही तो अंतर है, मतलब डेल्टा ई में ही तो चेंज जा रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब आपको यहाँ कंसोलिडेशन में दो चीज़ों में रिलेशन दिख रहा है। एक आपका स्ट्रेस बदलते जा रहे हो, मतलब पहले 10 किलोमीटर लगाए, फिर 20, फिर 30, ऐसे बढ़ाते गए। उसके बाद उसमें वाइड रेशियो चेंज आ रहा है, तभी तो वॉल्यूम चेंज आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ आप जब कंसोलिडेशन कर रहे हो तो उसमें आप देख रहे हो कि आपका डेल्टा ई और डेल्टा सिग्मा में एक रिलेशन बन रहा है ना। अब इसी रिलेशन से एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो सीखिए। ठीक, चलो तो यहाँ लिखते हूँ। अब जो सारे चीज़ बोला हूँ यही सुनिए कि ड्यूरिंग the process of consolidation during the process of consolidation हम क्या ऑब्जर्व करें, we can observe that डेल्टा ई एंड डेल्टा सिग्मा, ठीक, मतलब वाइड रेशियो और सिग्मा में एक यूनिक रिलेशनशिप है, हैज अ यूनिक रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप, देखो एक कर्व के थ्रू मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं एक यहाँ ग्राफ बनाऊं, अब देखो ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। चलिए, तो मैं यहाँ एक्स एक्सिस पे दिखा रहा हूँ जो स्ट्रेसेस में बदलाव कर रहा हूँ, जैसे डेल्टा सिग्मा में दिखा दिया, और डेल्टा वाई एक्सिस पे दिखा दे रहा हूँ डेल्टा ई, मतलब वाइड रेशियो में जो चेंज आ रहा है। ठीक, अब यहाँ एक कर्व बनता है, ये कर्व आप लोग को कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिए। जैसे मान लो शुरू में आपने कोई स्ट्रेसेस नहीं लगाया, ऐसे आपका शुरू में सॉइल मास है, तो आपका माना ए पॉइंट यहाँ, मतलब वाइड इतना है। अब उसमें आप क्या करें, लोड लगाते गए, ऐसे लोड की वैल्यू बढ़ाते गए, तो क्या होगा, वाइड घटेगा, मतलब कर्व कुछ ऐसा बनेगा ना। मतलब आप लोड बढ़ा रहे, देखो वाइड आपका क्या हो रहा है, घट रहा है ना, ये वाइड है, और लोड आप बढ़ाते गए, जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे वैसे वैसे वाइड की वैल्यू घट रही है ना। ऐसे और घटा दें, यहाँ तक मान लो इसे बी पॉइंट तक। ठीक, तो ये जो कर्व होता है इसे बोला जाता है कन्वेक्स शेप कर्व। ठीक, ऐसे दिखा सकते हो, कन्वेक्स शेप, मतलब इस शेप का ये कर्व होता है, और इस कर्व का नाम बोला जाता है वर्जिन कंप्रेशन कर्व। मतलब इस पे अभी कोई उतना इफेक्ट नहीं है, इसीलिए इसे बोला जाता है वर्जिन कंप्रेशन कर्व। ठीक, कंप्रेशन कर्व। अच्छा, अब यहाँ बी पॉइंट से क्या कर दिया आपने, सॉइल में जो लोड लगाया था वो हटा दिया। अब आप बताओ, जब आप ये लोड हटाओगे तो क्या ये मतलब ऐसे जैसे मतलब कोई आपने स्पंज दिया, ऐसे कोई स्पंजी शेप लिया, जैसे लोड लगाते हो तो वो चेंज मतलब काफ़ी दब जाता है, वॉल्यूम चेंज करता है। जैसे लोड हटाते हो तो कुछ वॉल्यूम आपका फिर से गेन कर जाता है। तो ऐसे सॉइल में है, जब तक आप लोड लगाएंगे तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम चेंज करता गया। जैसे आप लोड हटाओगे आपको देखने मिलेगा क्या कि वॉल्यूम उसका बढ़ते हुए दिख रहा है। देखो ये आप अनलोडिंग कर्व कहलाता है, ऐसे वॉल्यूम इसका बढ़ते हुए दिख रहा है। ठीक, मतलब यहाँ सी पॉइंट तक आते आते ऐसे आपका फिर से इतना वाइड रेशियो हो जाएगा। पूरी तरह नहीं गेन करेगा, कुछ तो लॉस कर जाएगा, लेकिन इतना आपका फिर थोड़ा बहुत आपको देखेगा कि उसमें वाइड बढ़ गया। मतलब यहाँ आपने क्या कर दिया, ये कौन सा कर्व है, अनलोडिंग कर्व। और अच्छे से बनाइएगा आपको लोग। ठीक, ये आपका हो गया अनलोडिंग कर्व। ठीक, अब फिर से अगर फर्दर यहीं से फिर आपने लोड अप्लाई किया तो फिर ये ऐसे देखो, फिर वाइड ऐसे घटते जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक, समझ में आ रहा ना, एक ऐसे दिखाना चाहो, मतलब यहाँ लोडिंग लगाया तो ऐसे वाइड घटा, फिर आपने ऐसे दिखाया, फिर आपका जब अनलोडिंग कर दी, ये अनलोडिंग कर्व है, अनलोडिंग किया तो फिर वाइड बढ़ गया, फिर आपने रीलोडिंग कर दी तो आपको क्या दिख रहा है, वाइड में कमी दिख रही। ठीक, ये आप दिखा सकते हो कौन सा कर्व है, रीलोडिंग कर्व। ठीक, रीलोडिंग कर्व। ठीक, अब यहाँ कर्व में समझाने का मतलब ये रहा कि जो इसकी स्लोप होती है इस कर्व की, उसे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अब यही आपका काम है। ठीक, मेन आपका ये फॉर्मूला है, यही आगे आता है, काफी जगह यही पूछा जाता है। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि जो इसका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ दिस कर्व इज नोन एज
इज नन एज, क्या बोला मैंने, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक, कंप्रेसिबिलिटी। तो इस स्लोप को हम कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं एवी से, ठीक, ऐसे डिनोट करते हैं। अच्छा, आप सबने पढ़ा होगा कि जब हमें स्लोप को डिनोट करना होता है तो कैसे दिखाते हैं, जब आप कैलकुलेट ऐसे ना, dy बाई डी एक्स ऐसे दिखाओगे, मैथ में आपने कैलकुलेट किया होगा कैसे, dy बाई डी एक्स। तो सेम इसका फॉर्मूला ऐसे निकाल लेना, ए वी इक्वल टू, अब y एक्सिस पे क्या है, डेल्टा ई, तो ये आपका डेल्टा ई हो गया। ऐसे x एक्सिस पे क्या है, डेल्टा सिग्मा, तो ये डेल्टा सिग्मा दिखा देना, ठीक। और यहाँ देखो वाइड रेशियो घट रहा है तो इसलिए इसमें निगेटिव ऐसे साइन दिखा देना, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपका बहुत काम का है, ठीक, क्लियर ना। अब ये बात तो हुई एक छोटे से स्केल पे, अगर यही बहुत बड़ा, अब मान लो कोई बड़ी सी साइड पे उस पे करो, मतलब काफी लार्ज डाटा है, तो हम आपने ये भी चीज पढ़ा होगा मैथ में कि जब भी लार्ज डाटा होता है, मतलब लोड काफी देर तक, मतलब काफी चेंज करते गए, आपको लार्ज डाटा मिल गया, तो वहां कैसे डिनोट करते हैं, आप सबने पढ़ा होगा लॉग से। तो ऐसे लिखो, अगर आपका इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट क्या, लार्ज डाटा, तो वहां पर आप क्या, लॉग सिग्मा का यूज करोगे, लॉग सिग्मा इज यूज्ड, मतलब ऐसे कुछ देखो। अब जो यहाँ से बस डेल्टा सिग्मा ले दिए, वहां आप लॉग सिग्मा ले लेना, मतलब ये कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ मतलब एक वैल्यू नहीं है, अब यहाँ कई सारे आप स्ट्रेसेस लगा रहे हो और कई सारे लोडेड लग रहे हैं, कई सारे मतलब चेंजेस आ रहे हैं। देखो जैसे मान लो आपका ये मैंने एक्स एक्सिस पे दिखा दिया लॉग सिग्मा, और ऐसे वाई एक्सिस पे दिखा दिया डेल्टा ई में चेंज, मतलब वाइड में चेंज, ठीक, क्लियर। जैसे आप शुरू में मान लो लगाया आपने लॉग सिग्मा 1 का लोड लगाया, ठीक, तो मान लो आपका इतना था, आपने लोड इतना बढ़ाया, तो मतलब ये ऐसे कुछ घटा होगा, मतलब कुछ इस तरह, मतलब इतना लोड लगाने के इतना ऐसे चेंज आ रहा है। सेम ऐसे आपने और लोड बढ़ा दिया, मतलब लॉग सिग्मा 2 तक ऐसे ले गए यहाँ तक, तो आपकी बार और वाइड में चेंज आ जाएगा, मतलब इतना घट जाएगा ऐसे, ठीक, मतलब ऐसे दिखा दो। अब इसका जो स्लोप होगा, ये आपको जो स्लोप दिख रहा है, चलो इसे दूसरे पेन से दिखा दूं, ये अब इसका जो स्लोप होता है इसे बोला जाता है कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक। तो ये यही लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, देखो स्लोप ऑफ डेल्टा ई एंड लॉग सिग्मा, ठीक, कर्व इज नन एज क्या, कंप्रेशन, ये देखना कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक, इससे डिनोट, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक। अब इसका फॉर्मूला देखो, सी इक्वल टू होता है, अब देखो मान लो ये वाइड रेशियो में से चेंज आ रहा है ना, जैसे लॉग सिग्मा लगाए तो यहाँ जैसे मान लो E1 वाइड रेशियो हो गया, और यहाँ से फर्दर आपने लोड बढ़ाया तो मान लो E2 वाइड रेशियो आ गया, ठीक। तो मतलब यहाँ कंप्रेशन इंडेक्स में वही dy बाई डी, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, मतलब E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई, आप यहाँ डायरेक्ट चाहे लॉग सिग्मा ऐसे लिख सकते हो, लॉग सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, इसे ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ चेंज आ रहा है, मतलब डायरेक्ट आप फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा ई भी लिख सकते हो, डेल्टा ई बाई लॉग सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब इस पे आपके न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं 2 नंबर में, और फॉर्मूले ऐसे डायरेक्ट आपके पूछ लेगा, ठीक। यहाँ लिख लो, मतलब जो आपका कंप्रेशन इंडेक्स का वैल्यू का रेंज होता है 0.1 से लेकर 0.8 तक होता है, ये लिख लो ये नोट में, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले जाता है कि जनरली जो कंप्रेशन इंडेक्स की रेंज होती है, रेंज कहाँ से, फ्रॉम 0.1 से लेकर 0.8 तक, इतना इसका रेंज होता है, ठीक, इसके बीच आती है, ठीक, क्लियर ना कंप्रेशन इंडेक्स। अब कंप्रेशन इंडेक्स अलग अलग सॉइल के लिए देखो काफी इंपेरिकल रिलेशन है। अब ये आपके मतलब एग्जाम में ये 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आपको ध्यान हो पाए तो कर लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर देना ये, ठीक। मतलब इंपेरिकल ऐसे डायरेक्ट ये फॉर्मूला दे दिया गया है, जैसे यहाँ सी इक्वल टू पूरा एक कर्व से आया, ये डायरेक्ट एक इंपेरिकल रिलेशन है, ठीक। जैसे फॉर अनडिस्टर्ब के लिए आप मीडियम लो सेंसिटिव सॉइल है तो उसके लिए ये फॉर्मूला क्या, सी इक्वल टू 0.009 WL माइनस 10। अब WL क्या है, लिक्विड लिमिट, और CC क्या दिखा रहा है, वही कंप्रेशन इंडेक्स। अगर वही रिमोडलेट के लिए है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, और सारा डाटा वही WL लिक्विड लिमिट, CC कंप्रेशन इंडेक्स, बस अलग अलग कंडीशन, जैसे क्लेज है तो ये फॉर्मूला, इनऑर्गेनिक कोहेजिव सॉइल है तो ये फॉर्मूला, ऑर्गेनिक सॉइल है तो ये फॉर्मूला,
ठीक। प्लास्टिक क्लेज है तो ये फॉर्मूला, ठीक। तो ये सारे इंपेरिकल रिलेशन है, मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, याद हो पाए तो अच्छी बात, नहीं तो फ्यूचर में आपको याद करना ही है, ठीक। चलो तो यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ मैंने ये लिख के लाया था, चलो इसे मैं समझा दे रहा हूँ, इसे मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेसेस का कैलकुलेशन, चलो यहाँ लिख के मैं बता दे रहा हूँ इसको, एक सेकेंड। चलो ये मैं सोचा था डायरेक्ट पढ़ा दूँ, लेकिन ये लिख के बता दे रहा हूँ, समझ में आएगा क्या। प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेसेस, प्री कंसोलिडेशन, जो कि मैंने पीछे पीछे बता दिया, तो इसका कैलकुलेशन पूछ लेता कभी कभी, ठीक। तो प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेसेस का कैलकुलेशन, स्ट्रेसेस कैलकुलेशन। अब ये क्यों करते हैं, जैसे आपको पता करना है कि आपका नॉर्मल कंसोलिडेशन या ओवर कंसोलिडेशन कैसी सॉइल है, तो उसके लिए आपको ये जरूरी पड़ता है, तो इसके लिए आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक। तो ऐसे लिख लो कि अगर आपको इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर सॉइल इज क्या, आपका नॉर्मली कंसोलिडेशन है और ओवर कंसोलिडेटेड है, ठीक। तो वहां पर आपको क्या, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेसेस इज कैलकुलेटेड, ठीक, इज कैलकुलेटेड, ठीक। तो ये कैलकुलेट करना, देखो आराम से लिखना, ठीक, क्लियर ना। अब इसके लिए तरजागी ने कुछ ऐसे मतलब दिया है प्रोसीजर, वैसे आपको फॉलो करना है, ठीक। तो चलो मैं लिख दे रहा हूँ ये कि तरजागी गिव दी फॉलोइंग मेथड टू आइडेंटिफाई क्या, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेसेस, ठीक, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेसेस को, ठीक। चलो तो अब तरजागी ने कैसे क्या बोला, यहां समझते जाओ, मैं यहां बताते जाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनना, पहले मैं एक बार समझा दे रहा हूं फिर आप लिखेंगे, ठीक। ये जो बोलते जा रहे हो ध्यान देना। पहले तो ये आपको एक यहाँ कर्व बनाना है, देखो कैसा कर्व, ये मैं कर्व बनाने के लिए एक ग्राफ बना दे रहा हूँ, ठीक। चलो ये आपका हो गया, ठीक। ऊपर वाली एक्सिस आपको दिखाती है वाइड रेशियो को, और नीचे वाली एक्सिस वही स्ट्रेसेस को, जैसे पीछे हमने बताया, ठीक। अब यहाँ तरजागी क्या बोलते हैं कि जब भी आपको प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या लेना है, एक ऐसा कर्व ड्रा करना है जिसका क्या, मिनिमम रेडियस हो, और ये कर्वेचर क्या हो, मैक्सिमम हो। क्या मैंने बोला, मिनिमम रेडियस हो और कर्वेचर मैक्सिमम हो, मतलब ऐसे कुछ कर्व बना देना है, देखो ऐसा कुछ कर्व बना देना है। अब ये कर्व का रेडियस मिनिमम है लेकिन कर्वेचर देखो मैक्सिमम है, ठीक। तो ऐसा आपको कर्व बना देना है। उसके बाद क्या करना है, रैंडमली कहीं भी आपको ऐसे एक पॉइंट ले लेना है, जैसे मान लो मैंने ए पॉइंट ऐसे ले लिया, ऐसे कोई ए पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। उसके बाद उस पॉइंट से जो जो बोल रहा है ध्यान देना, यही सारा प्रोसीजर है, ठीक। क्या क्या बोला, एक ऐसा कर्वेचर बनाना है, मतलब कर्व बनाना है जिसका क्या, मिनिमम रेडियस और मैक्सिमम कर्वेचर हो, ठीक। उसके बाद उस पे एक रैंडम पॉइंट लेना है और उस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। ऐसे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, मतलब उस कर्व पे एक टेंजेंट भी ड्रॉ करो, ठीक। ये ऐसे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, चलो मान लो ऐसे ये टेंजेंट है, ठीक। जो जो चीजें बोल रहा हूँ ध्यान दिया ना, एक कर्वेचर, फिर उसी पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उसका टेंजेंट। अब यहाँ दिख रहा होगा एक एंगल सा बन रहा है, ठीक। तो इनके बीच में एक हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक। चलो इसे दूसरे पेन से दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद इनके बीच हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमारा क्या काम है, ये जो आपने कर्वेचर बनाया टेंजेंट के थ्रू, अब इसी टेंजेंट को आपको बैक ट्रेस करना है, मतलब पीछे ले जाना है, ठीक। ऐसे पीछे की डायरेक्शन में ऐसे ले जाना है, देखो ऐसे ले जाओगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर इस जो आपने बाइसेक्टर बनाया इससे जाकर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक। देखो यहाँ किया ना, इसी पेन से दिखा दिया मैंने, चलो मान लो ऐसे किया तो यहाँ देखो इस पॉइंट पे जाकर ये बाइसेक्ट किया, तो जहां ये करता है वही वाली ऐसे वैल्यू आपका हो जाता है प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, मतलब सिग्मा सी बार से दिखाते थे, ऐसे ही है, ठीक। तो ये इस तरह आप निकालेंगे प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेसेस, ठीक। अब जो जो चीजें बोली वो चीजें मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक। चलो तो लिखो कि सबसे पहला काम क्या है आपका, कि एक पॉइंट लेना है, अ पॉइंट ऑन द कर्व, इज selected,
ठीक, किस तरह, इन सच अ वे दैट कर्वेचर कैसा हो उसका, कर्वेचर इज मैक्सिमम। ठीक, उसका कर्वेचर मैक्सिमम। और क्या बोला था, रेडियस जो हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिनिमम। ठीक, मिनिमम हो, और उस पर कोई पॉइंट हमने क्या ए मार्क किया ना, एंड मार्क्ड ए पॉइंट एंड मार्क एज ए। ठीक, हमने ए पॉइंट मार्क किया। पहले समझ में आया ना कि हम एक कर्व लेते हैं, कर्व पे एक पॉइंट लेते हैं। कर्व कैसा होना चाहिए कि उसका मैक्सिमम कर्वेचर हो और रेडियस मिनिमम हो, और उस पर हमने ए पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना और एक हॉरिजॉन्टल लाइन उस ए लाइन के, सॉरी ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो सेकंड लिखो, ड्रॉ अ टेंजेंट एट ए। ठीक, एट ए and also draw horizontal line। ठीक, उसके बाद हमने उस पे का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा, कहाँ से, फ्रॉम ए पॉइंट से। ठीक, ए पॉइंट से। ठीक, वही सारी चीजें लिखा हमने, एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, कहाँ, ए पॉइंट से। ठीक, उसके बाद आगे हमने क्या किया, एक बाइसेक्ट किया, इस एंगल हॉरिजॉन्टल और ये टेंजेंट के बीच के एंगल को हमने बाइसेक्ट किया। ठीक, तो बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन ऐसे लिखो, बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड क्या, टेंजेंट ठीक, टेंजेंट TNGNT। ठीक, टेंजेंट के बीच में, तो वहां से क्या, और हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं एक बाइसेक्टर, बाइसेक्टर। ठीक, मतलब इसे एकदम बराबर से बीचों से दो भागों में बांट दिए। अब यहाँ से लिखना चाहो लिख दो। देखो, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका क्या, एंगल बाइसेक्टर लिखो, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, और ये आपकी टेंजेंट लाइन है, ठीक, क्लियर ना। चलो, तो यहाँ हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर से फिर से हम उसे बैक ट्रेस करते हैं इस पॉइंट को, यही कर्व से। ठीक, तो ऐसे लिखो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, नाउ द कर्व इज बैक ट्रेस्ड। ठीक, और क्या कहते हैं, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कैलकुलेटेड। ठीक, तो देखो ऐसे किया ना, और वहां हमारा कहीं बाइसेक्ट किया, किसके साथ, ऐसे लिखो, विद द एंगल बाइसेक्टर के। ठीक, बाइसेक्टर। ठीक, तो किया ना एंगल बाइसेक्टर पे, तो यही जो पॉइंट, ऐसे लिख लो, पांचवा लिख लो कि दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल रिप्रेजेंट क्या, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेसेस को। ठीक, तो वही दिखा रहा है, सारी चीजें भी लिख देना। ठीक, क्लियर, सबको समझ में आएगा कि प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेसेस कैसे निकालते हैं। मेन आपका यही है, समझ गए तो सारी चीजें खुद ब खुद लिख लेंगे। ठीक, क्लियर ना। चलो, इसे मैं थ्योरी लिख के लाया था, लेकिन मैं सोचा ऐसे समझाऊंगा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक में। अगला हमारा है तरजागीज 1D कंसोलिडेशन थ्योरी। आपका ये 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें डेरिवेशन पहले किया जाता था, लेकिन मैं डेरिवेशन भी करा दूंगा और थ्योरी भी, फॉर्मूला भी सब करा दे रहा हूँ। तो अगर डेरिवेशन आपको स्किप करना होगा कर दीजिएगा, आपको जितना बता रहा हूँ वो लिखना, वही लिख दीजिएगा। ठीक, अब चलो समझो क्या है तरजागी 1D कंसोलिडेशन थ्योरी पूरा। तो देखो, तरजागी आपको पता है कौन है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। अभी मालूम चल जाएगा इन्हें फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स क्यों बोलते हैं। देखो, इन्होंने एक मॉडल तैयार किया, क्या बोला जाता है, स्प्रिंग पिस्टन मॉडल। अब इन्होंने इस मॉडल की सहायता से पूरा कंसोलिडेशन का प्रोसेस बताया। देखो, ये इन्होंने क्या लिया, एक सिलेंड्रिकल वेसल लिया, ये पूरा। ठीक, और उसके बाद उसमें ऐसे परफोरेटेड पिस्टन लगाए, ये आपको जो दिख रहा है ऐसे लाइन में, ये परफोरेटेड पिस्टन थे। और उसके बाद यहाँ पर ऐसे ऐसे स्प्रिंग लगा दी, ये आपकी स्प्रिंग है। ठीक, अब ये सारी चीजें उन्होंने कंपेयर किया, जैसे आपका एक पूरा सॉइल है ना, पूरा आप सॉइल कहीं से ला रहे हो उस चीजों से। जैसे देखो, यहाँ में लिखा गया है पूरी थ्योरी। देखो,
क्या पूरा कंपेयर करके बताया कि जो स्प्रिंग वो ले रहे हैं वो सॉइल सॉलिड को दिखा रहा है, और जो परफोरेशन दिखाया वो वाइड दिखा रहे हैं सॉइल में, और जो कह रहा है वाटर सराउंडिंग, अब देखो यहाँ मतलब ये वाटर भरे हुए, ये मैंने पिस्टन बताया ना, अब इसके बीच में क्या हुआ, पूरा वाटर भरे हुए हैं, ये आपका क्या वाटर फिल है। ठीक, तो जो पूरा वाटर फिल है, देखो क्या लिखा मैंने, जो वाटर सराउंडिंग है तो ये पोर वाटर को दिखाएंगे, और जो वेसल है पूरा मतलब पूरा ये वेसल बता रहे हैं, पूरा ये सिलिंड्रिकल जो वेसल है ये पूरे सॉइल को दिखा रहे हैं। ठीक, और इन्होंने स्ट्रेसेस इन स्प्रिंग, जो मतलब ऐसे लोड लगाओगे तो कुछ स्ट्रेसेस देगा स्प्रिंग, आपने स्प्रिंग ऐसे टेस्ट कभी तो कभी यूज किया होगा, तो ऐसे लोड लगाओ तो कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस देता है ना, तो वो जो स्ट्रेसेस दे रहा है वो कह रहे हैं वो इफेक्टिव स्ट्रेसेस है। मतलब पूरा ऐसे कंपेयर करके इन्होंने बताया कि कैसे सॉलिड और इस पे अपना रिलेशन दिया। ठीक, मतलब इन्होंने एक प्रकार से अपना एक प्रोटोटाइप मॉडल दिया, आप सबने सुना होगा प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, उसी के आधार पे इन्होंने कंसोलिडेशन का पूरा चीज बताया। ठीक, अब क्या बताया इन्होंने, कंडीशन ली, देखो 1D अब क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बोला कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे पानी का फ्लो होगा, मतलब आप इसमें ऐसे लोड लगाओगे ऐसे, मतलब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे लोड लगाऊंगा तो केवल ऐसे इसी डायरेक्शन में मतलब पानी का फ्लो दिखा है, मतलब इस डायरेक्शन में इन्होंने पानी का फ्लो रोक दिया, एक ही डायरेक्शन में माना है। ठीक, चलो ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब इन्होंने बताया जैसे जैसे आप स्ट्रेसेस लगाओगे, अब यहीं कहीं अगर आप लगा दो, ये मैं लगा दूं स्ट्रेस, ये देखो कैसे मतलब पोर वाटर में चेंज आ रहा है, तो यहाँ ये अगर लगाऊं, देखो एक सेकंड में बना दूं ये। ठीक, इससे प्रेशर अभी दिखा देगा हर पॉइंट पे। ठीक, जैसे यहाँ आ जाएंगे और नीचे तो इतना ये यहाँ, ठीक, और फिर यहाँ एक लगा दे रहे, ये रहा। ठीक, अब इन्होंने कहा कि हाँ शुरू में जब स्टेशन लगा रहे हो, मान लो पोर वाटर प्रेशर यहाँ तक आया, ऐसे यहाँ तक। ठीक, उसके बाद आपने और प्रेशर लगाया, कुछ पानी एक्सपेल आउट हो गया, फिर आपने शुरू में मतलब इसका यहाँ आ रहा था, ऐसे देखो मतलब शुरू में मान लो यहाँ था और इसका यहाँ था, ये मुझे बना लेना था पहले, चलो ठीक, यहाँ था। अब आपने क्या प्रेशर लगाया, कुछ पानी एक्सप्लाउट हो गया, मतलब डेल्टा टी टाइम में, मतलब T1 टाइम में यहाँ था, फिर आपका क्या यहाँ से यहाँ पहुँच गया पानी, ऐसे सेम सब में घटा होगा। ठीक, मतलब यही दिखा रहा है कि मतलब जो कंसोलिडेशन से पानी जो बाहर निकल, कंसोलिडेशन क्या, पानी का बाहर निकलना, तो वही दिखा रहे कि आप T से T2 टाइम में पानी जो निकल, T1 से T2 टाइम, T1 से T2 टाइम में पानी जो निकल रहा है वो किस रेट से निकल रहा है, इसका पूरा इन्होंने फॉर्मूला दिया। ठीक, अब ये जो ऐसे देखो घट रहा है जो प्रेशर, ये ऐसे, इसे बोला जाता है आइसोक्रोन लाइन। ठीक, ये जो ऐसे लाइन बनती है इसे बोला जाता है आइसोक्रोन, CHRON। ठीक, आइसोक्रोन लाइन। ठीक, अब आइसोक्रोन लाइन को सब यहाँ समझ रहे होगे कि ये प्रेशर का मतलब टाइम के साथ चेंज आ रहा है, यही तो बता रहा है। कई लोग मतलब देखते हैं कि मतलब ये इक्वल पॉइंट पे चेंज आ रहा है, नहीं, ये क्या बता रहा है, देखो मैं सही जल्दीबाजी कर रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जो ये आइसोक्रोन लाइन है, आइसोक्रोन आर दी कर्व, लाइन नहीं कर्व बोला जाता है, आइसोक्रोन आर दी कर्व इंडिकेटिंग क्या, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर। ठीक, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर, ठीक, इन टाइम। ठीक, तो जैसे जैसे मतलब आप स्टेशन लगा रहे हो तो पोर वाटर प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है वो इन्होंने दिखाया। ठीक, इसे आइसोक्रोन लाइन से दिखाया। अब आइसोक्रोन लाइन यहाँ मतलब ये जो दिख रहा है ये मतलब ऐसे नहीं इक्वल पोर वाटर प्रेशर को दिखा रहा है, ये चेंजेस को दिखाता है। ठीक, यहाँ लिख लो सेकेंड पॉइंट कि जो आइसोक्रोन CHRON, आइसोक्रोन आर नॉट इंडिकेट are not the curve joining point of इक्वल पोर वाटर प्रेशर। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि ये इक्वल पोर वाटर प्रेशर को दिखा रही है। ठीक, क्लियर ना। अब यहाँ दो टर्म आते हैं, इसको सीखो, यहाँ ये इनका मॉडल समझ में आया ना, अभी सारी थ्योरी लिखे हूँ, एक बार थ्योरी अभी समझा दूंगा। ठीक, काफी एजेंशन लिए, तो यहाँ नोट में दो टर्म सीखो, अभी ये आगे काम आएगा। एक टर्म होता है हाइड्रोलिक लैग, सॉरी हाइड्रोलिक बोला, हाइड्रोडायनेमिक लैग। पहला टर्म होता है हाइड्रोडायनेमिक लैग। ठीक, एक टर्म होता है प्लास्टिक लैग। अब ये डिफिनीशन पूछ लिया जाता है। ठीक, तो प्लास्टिक लैग,
अब हाइड्रोडायनेमिक लैग क्या है? तो जो प्राइमरी कंसोलिडेशन होने के लिए जितना भी टाइम रिक्वायर होता है उसे बोला जाता है हाइड्रोडायनेमिक लैग। ठीक, तो क्या द टाइम रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए? फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन टू अकर इज नन एज क्या बोलेंगे उसे? हाइड्रोडायनेमिक लैग। ठीक, तो उसे हाइड्रोडायनेमिक लैग बोला जाता है। अब प्लास्टिक लैग, तो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन के लिए उसे बोला जाता है प्लास्टिक लैग। ठीक, तो ऐसे लिख दो, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ठीक, टू अकर, उसे क्या बोला जाए? इज नॉन एज प्लास्टिक लैग। ठीक, तो जो आपका सेकेंडरी कंसोलिडेशन के लिए टाइम चाहिए उसे प्लास्टिक लैग बोला जाएगा। ठीक, इन्होंने दो टर्म यूज किए। अब इनकी जो पूरा थ्योरी है, मतलब पूरा जो दिया, ये सारी चीजें लिखी हुई है थ्योरी में। ठीक, ये आप एज इट इज वैसे पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, मैं समझा रहा हूँ। ठीक, देखो, तरजाकी डिमॉन्स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग पिस्टन मॉडल द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन एंड द फैक्टर कंट्रोलिंग इट। मतलब तरजागी ने एक पूरा मॉडल बनाया जिससे उन्होंने कंसोलिडेशन और उसके जो फैक्टर्स होते हैं ये चीजें पूरी बताई। ठीक, तो क्या बोला? दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंड्रिकल वेसल लिया। ठीक, वो बात ने बता दिया, विथ सीरीज ऑफ पिस्टन। ठीक, कई सारे पिस्टन थे बाई स्प्रिंग से बने हुए थे, जो कि मैंने यहाँ फिगर में दिखाया। ठीक, उसके बाद क्या? द स्पेस बिटवीन, और जो स्पेस था स्प्रिंग के बीच में उसे किसी वाटर के थ्रू फिल कर दिया गया। एंड पिस्टन को कैसा रखा गया? परफोरेटेड, जिससे क्या वाटर उसके थ्रू ऐसे जा सके। जैसे लोड लगेगा यहाँ, जैसे अब लोड लगा रहे हो तो वाटर ऐसे ऊपर नीचे जिधर भी उसको जाना हो जा सकता है, जैसे सॉइल में वाइट्स के थ्रू जाते हैं वैसा इन्होंने बताया। ठीक, उसके बाद क्या? सिंस द एरिया ऑफ पिस्टन इज अप्रॉक्सीमेट सेम एज द वेसल, मतलब जो एरिया ऑफ पिस्टन लिया एज एरिया ऑफ वेसल की तरह लिया। द कंप्रेशन जो मतलब बोल रहे हैं कि वन डे कंप्रेशन, मतलब वाटर केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये मैंने पहले भी बता दिया। ठीक, तो ये इतनी कंडीशन ली। अब मैकेनिज्म क्या था कि जो स्प्रिंग पिस्टन और सॉइल, मतलब कैसे स्प्रिंग बता रहे हैं कि हमारा सॉइल सॉलिड है, और पिस्टन क्या बता रहे हैं? जो परफोरेशन है पिस्टन में, मतलब जो छिद्र है वो क्या बता रहे हैं? वाइट्स को बता रहे हैं। और वाटर जो आसपास पूरे भरे थे ये पोर वाटर को दिखा रहे हैं। वेसल, पूरा वेसल सॉइल को दिखा रहा है, और जो स्प्रिंग पे स्टेसिस आते हैं ये इफेक्टिव स्टेसिस को दिखा रहा है। ये पूरा इनका मैकेनिज्म था। और इन्होंने एक कंडीशन ली कि ये जो थ्योरी रहेगा सिर्फ स्मॉल लोड इंक्रीमेंट, मतलब ये आप पहले 10 किलोमीटर लगाओ, फिर 20, फिर 30, मतलब ऐसे बढ़ा। ऐसा नहीं कि आप सीधे 10 से सीधे 1000 लगा दो, इस तरह नहीं, स्मॉल लोड इंक्रीमेंट लगना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन लिया। ओके, उसके बाद क्या लिखा? द रेट ऑफ सेटलमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसिपिएशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। मतलब जो सेटलमेंट कैसे होगा? ये आपका सॉइल सॉलिड है, अब इसमें सेटलमेंट बता रहे हैं तभी होगा जितना आपका जिस रेट से पोर वाटर प्रेशर, जो इसमें वाटर है वो बाहर निकला है, उसी रेट से आपका सेटलमेंट होगा। डायरेक्टली आप कह सकते हो सेटलमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? एक्सेस पोर वाटर प्रेशर के डिसिपिएशन से। ठीक, हेंस इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट रेट ऑफ कंसोलिडेशन, तरजागी ने कुछ फॉल अजम्पशन लिए। कौन सा अजम्पशन लिया? पहला बोला कि जो सॉइल है वो होमोजेनियस होना चाहिए, एक समान क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक, पहला अजम्पशन ये। देखो दूसरा अजम्पशन क्या लिया इन्होंने कि सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। इसका मतलब कि इन्होंने सिर्फ क्या क्या लिया? सॉइल में सिर्फ सॉलिड और इसमें पानी फिल है, ये कंडीशन लिया। एयर इन्होंने नहीं लिया। ठीक, मतलब इस तरह फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन लिया। और क्या बोला कि सॉइल में जो सॉलिड्स एंड वाटर वो इन कंप्रेसर, ये ऑलरेडी हमको मालूम ही है। ठीक, तो ये इनका सेकेंड एजम्पशन था। थर्ड एजम्पशन क्या था कि कंप्रेशन जो होगा तो उसमें फ्लो थ्रू द सॉइल आर वन डे, मतलब वही जब इसमें कंप्रेशन करो तो एक ही डायरेक्शन में पानी का फ्लो होगा, जो कि हमने बोला है ऐसे वर्टिकली डायरेक्शन में होगा। अभी मैं लिख दे रहा हूँ ये। ठीक, उसके बाद स्ट्रेन इन्होंने स्मॉल, मतलब जो स्ट्रेन आएगा वो छोटा छोटा आएगा, ऐसे अचानक से नहीं, ये तो लोड पे हो गया था। ठीक, और पांचवा एजम्पशन लिया कि डार्सी लॉ वैलिड होगा। ठीक, तो ये 5 एजम्पशन है इन्होंने लिए थे। ठीक, और कुछ पॉइंट है कि तरजागी ने जो था ये जो हम देखे थे डेल्टा ई और सिग्मा डेल्टा सिग्मा, इसको इन्होंने क्या लिया? एक यूनिक रिलेशन, जिससे हमारा क्या निकला? ए बी। अब ए बी की वैल्यू इन्होंने कांस्टेंट लिया। ठीक, तो ये एक पॉइंट यहाँ लिख लो कि तरजागी
तरजागी considered that there is a unique relationship किसमें, बिटवीन डेल्टा ई एंड डेल्टा सिग्मा, ये इनके बीच एक यूनिक रिलेशनशिप लिया, ठीक, जिससे बोल सकते हैं एंड हेंस हम कह सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ क्या, कंप्रेसिबिलिटी, जिसे हम ए बी से दिखाते हैं, ठीक, कंप्रेसिबिलिटी, इसको क्या लिया इन्होंने, कांस्टेंट, जिसे हम ए बी से दिखाते हैं, इज कंसीडर्ड कांस्टेंट, ठीक, कंसीडर्ड कांस्टेंट। तो सारा पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए, ये इन्होंने एक बात बोली, ठीक। और एक क्या बोला कि हमारा जो आपका परमिलिटी होगा केवल वर्टिकल डायरेक्शन है, मतलब 1D इसीलिए बोला ना, एक ही डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लेंगे, ठीक। तो सेकंड पॉइंट ये भी यही लिख दो कि तरजागी कंसीडर्ड दैट permeability in vertical direction is considered क्या, कांस्टेंट। अब ये भी वर्टिकल डायरेक्शन लिया, वो भी एक कांस्टेंट डिस्चार्ज होगा, ये भी लिख दो, इज कंसीडर्ड कांस्टेंट, ठीक, मतलब एक समान होगा, कांस्टेंट लिया। समझ में आया ना पॉइंट, हमने ऑलरेडी ये बातें पहले भी बोल दी, ठीक। आगे क्या बोल रहे हैं, इस थ्योरी में इन्होंने सिर्फ प्राइमरी कंसोलिडेशन को कंसीडर किया, सेकेंडरी को कंसीडर नहीं किया, मतलब उसको नेग्लेक्ट करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं प्राइमरी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनेमिक लैग, उसे आप कंसीडर करते हैं, लेकिन प्लास्टिक लैग को इग्नोर किया, ठीक। तो ऐसे ये भी लिख लो कि इस थ्योरी में, इन दिस थ्योरी इन्होंने क्या, प्राइमरी कंसोलिडेशन इज कंसीडर्ड, ठीक। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन को उन्होंने कंसीडर किया, और क्या, सेकेंडरी कंसोलिडेशन को इग्नोर कर दिया, सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज इग्नोर्ड, इज ऐसे लिखो, नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्टेड, ठीक, नेग्लेक्टेड, ठीक। इसका मतलब आप कह सकते हो प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या, हाइड्रोडायनेमिक लैग बोलते थे ना, तो इसको इन्होंने सिर्फ लिया, और जो सेकेंडरी को क्या बोलते थे, प्लास्टिक लैग, तो उसको इग्नोर किया, ठीक। तो ऐसे बोल सकते हो, एंड वी कैन से दैट, अब ये थ्योरी एक बार खुद से पढ़ना आप लोग, ठीक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, एंड वी कैन से दैट कि हाइड्रोडायनेमिक जो लैग था उसे इन्होंने कंसीडर किया, इज कंसीडर्ड, बट ऐसे लिख दो इसी में, एंड जो सेकेंडरी नहीं, जो प्लास्टिक लैग था जिसे सेकेंडरी बोलते थे, ठीक। तो प्लास्टिक लैग को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, इज नेग्लेक्टेड, ठीक। तो ये सारी बातें बोली। अब इन्हीं सारी बातों के आधार पे पूरा डेरिवेशन होता है। अब जिनको डेरिवेशन नहीं करना वो ऐसे लिख देना कि इसी आधार पे, इन सभी आधार पे तरजागी गिव दी फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक। इन्होंने ये फॉलोइंग इक्वेशन दी, कौन सा, डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू CV अपॉन डेल यू का स्क्वायर बाई डेल जेड का स्क्वायर, ये इन्होंने इक्वेशन दिया, ठीक। अब इसमें CV क्या है, ये U तो आपका पोर वाटर प्रेशर होता है, ठीक। तो एक एक टर्म लिखता हूं, देखो CV यहां आगे लिख देता हूं, ठीक, ये रहा, देखो यहां से लिखते हैं, CV जो लिखा हूं इसी को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। इसी के आधार पे जो CV है, इसी के आधार पे आप सिग्निफाई करते किस रेट से आपका कंसोलिडेशन हो रहा है, यही CV के आधार पे, ठीक। तो ऐसे लिख दो, इट सिग्निफाइज द रेट ऑफ क्या, ऐसे लिख दो, रेट ऑफ कंसोलिडेशन को, ठीक। तो ये बताता है किस रेट से कंसोलिडेशन होगा, ओके। और यहाँ हमने AB यूज किया था, तो AB आपका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होती है, जो कि क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक। तो यहाँ लिख दो, AB आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी,
ठीक, जो कि क्या दिखाता है, ये आपका दिखाता है मैग्नीट्यूड। इट सिग्निफाइज दी क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक, तो ये मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। ओके, चलो बढ़िया ना। अब जिनको ये डेरिवेशन नहीं पढ़ना वो इतनी सारी थ्योरी ध्यान रख लेना, और यहाँ तक ये फॉर्मूला डेल यू बराबर डेल टी इक्वल टू सी वी डेल यू स्क्वायर अपन डेल जेड का स्क्वायर, ये तरजागी का इक्वेशन है, इसे ध्यान रख के इतना लिख देना। ठीक, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 नंबर, अगर 1D कंसोलिडेशन पूछेगा तो लिख दोगे 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे आराम से, अगर 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगर डेरिवेशन रहेगा तो करना पड़ेगा, आया है एक आध बार, चलो तो कर लेते हैं। ठीक, एक काम करता हूँ, अगर आपको जिसको इग्नोर करना है मैं इसका अगला वीडियो बना दे रहा हूँ। ठीक, इसमें यहीं तक मैं छोड़ रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो तरजागी का 1D कंसोलिडेशन पूरा डेरिवेशन ले आ रहा हूँ। ठीक, अब इतना थ्योरी है, ये आपके काम का ही है। ठीक, तो इतना आप सब लोग पढ़िए। अगली वीडियो जो रहेगी वो तरजागी का पूरा डेरिवेशन, ये फॉर्मूले का मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा बड़ा है। आपका 15 से 20 मिनट लगेगा मुझे समझाने में, आपको करने में 5 मिनट लगेगा, समझने में 5 से 10 मिनट लग जाएगा। ठीक, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पढ़ते हैं। आज इतना ही रखते हैं, छोटा सा वीडियो। आज बहुत शोर हो रहा है आसपास, आप लोग वीडियो में देख चुके भी हैं। ठीक, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू, और पढ़िएगा अपने तरफ से इसको। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।